सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विषय विराम चिन्ह को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमने पिछली कक्षा में विराम चिन्ह के बारे में ही पढ़ा था। तब हमने जाना था विराम का अर्थ, विराम की परिभाषा और विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में जाना था। आज हम उन्हीं विराम चिन्ह के प्रकार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए इन्हें उदाहरण के माध्यम से विस्तार पूर्वक जाने कि ये चिन्ह किस प्रकार प्रयोग होते हैं और इसकी हर चिन्ह की हम परिभाषा भी देख लेते हैं साथ साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में क्या है? जब साधारण वाक्य पूर्ण हो जाता है, जब साधारण वाक्य क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, तब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, पूर्ण विराम में शुभम सतगंज सीखता है, एक साधारण वाक्य है, ये हमने पूरा कर लिया और पूरा करते ही हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। दूसरे उदाहरण को देखें, खुशी खुश दिल लड़की है, ये भी हमने वाक्य पूरा करते ही पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये क्या है? साधारण वाक्य है। आइए अब देखें, दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह में हमें हल्का सा थोड़ा सा ही विराम लेना पड़ता है। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग एक कोमा के रूप में होता है, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। और यह अल्प विराम अनेक प्रकार से उपयोग होता है। जैसे देखें कि एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग हो तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया कि आज कबड्डी, खो खो और हॉकी के मैच होंगे। ये वाक्य हमने क्या किया? आज कबड्डी कहते ही हम हल्का सा विराम ले रहे हैं, फिर कहते हैं खो खो और हॉकी के मैच होंगे। या इस प्रकार कहा जाए, ईशा, रिया और मोहित, ईशा, रिया, मोहित और मयंक खेलने जा रहे हैं। ईशा कहते ही हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, रिया कहते ही हम हल्का सा रुके, अल्प विराम का प्रयोग, मोहित कहते ही हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। तो हम कई शब्दों का अगर एक लगातार वर्णन करें तो उनके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं कि समान महत्व के शब्दों, वाक्यांशों को अलग अलग करने में, जैसे वह मेहनती, बुद्धिमान, हाजिर जवाब और दृढ़ निश्चयी है। वह मेहनती कहते ही हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, बुद्धिमान कहते ही हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, हाजिर जवाब और दृढ़ निश्चयी है हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं इसके उपयोग में, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने में है। जैसे मैं जाता जरूर लेकिन वर्षा ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैं जाता जरूर के बाद हम अल्प विराम लेते हैं, लेकिन वर्षा ने सारा खेल बिगाड़ दिया, पूर्ण विराम। उपाधियां स्पष्ट करने में, जैसे एक वाक्य मैंने यहाँ दिया है, मेरी दादी MA के बाद अल्प विराम, MA अल्प विराम, PhD है, पूर्ण विराम। तो हमने देखा कि जब उपाधियों का वर्णन कर रहे हैं तो हम वहाँ भी अल्प विराम का वर्णन करते हैं। तो आइए अब तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं, जो है अर्धविराम चिन्ह। ये अर्धविराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। अल्प विराम में बिल्कुल थोड़ा सा रुकना पड़ता है और अर्धविराम में थोड़ा सा ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम। तो देखिए, पूर्ण विराम से कुछ कम लेकिन अल्प विराम के से अधिक देर तक रुकना हो तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या
वाक्यांश का संबंध बताने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेला समाप्त हो गया, भीड़ छट गई। ये दो वाक्य दिए हैं। मेला समाप्त हो गया, हम उनके अल्पविराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम हमने ये चिन्ह लगाया। फिर कहा भीड़ छट गई, पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य देखें, कल दीदी आ रही है, खूब रंग जमेगा, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक जब हम विराम लेते हैं उसे अर्धविराम कहते हैं। अब चौथे प्रकार की ओर चलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या है देखिएगा। प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, मेरे साथ कौन आएगा। कौन सब बोलते ही हमें प्रश्न का बोध हुआ। प्रश्न पूछा गया कि मेरे साथ कौन आएगा, तो हमने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। उसके बाद है, बार बार चाय क्यों पी रहे हो। क्यों शब्द का प्रयोग हुआ और पूछा गया क्यों पी रहे हो, तो प्रश्न पूछा तो यहाँ भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो देखा कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार है। आइए अब हम पांचवें प्रकार की ओर चलते हैं। पांचवा भेद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में देखिए क्या है, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर रखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, योजक चिन्ह, खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है। खेल कूद कहते हैं, खेल अलग है और कूद अलग है, उनको जोड़ना, स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया गया। इसे हमने कहा योजक चिन्ह। दूसरा देखते हैं, दादा दादी की सेवा का आनंद ही निराला होता है। दादा दादी दोनों अपोजिट है, विलोम शब्द है, तो दादा अलग है और दादी अलग शब्द है, तो हमें उसको जोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से तो हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। दादा दादी की सेवा का आनंद ही निराला होता है, पूर्ण विराम। अब देखते हैं छठा प्रकार है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह के अनेक उपयोग हैं। जैसे वक्ता का नाम दर्शाने के लिए, जैसे छात्रों को प्रश्न जरूर पूछने चाहिए, यह छात्र का सर्वोत्तम गुण है। फिर हम एक निर्देशक चिन्ह देते हैं, APJ अब्दुल कलाम, पूर्ण विराम। अब नाटक के रूप में, नाटक में किसी पात्र के संवाद के लिए जब प्रयोग होता है तो देखिएगा, महाराज, देखिए ये यहाँ मैंने उदाहरण के रूप में दिया है, महाराज ठीक है, हम तुम्हें तलवार चलाना सिखाएंगे। महाराज कहते हैं क्योंकि महाराज में ये संवाद आ रहा है, वो महाराज को कह रहे हैं, तो हमने यहाँ निर्देश दिया, महाराज ठीक है, रुके, अल्पविराम का प्रयोग किया, हम तुम्हें तलवार चलाना सिखाएंगे, पूर्ण विराम। और इसका दूसरा उदाहरण देखिए, दीदी ने 3 चीजें खरीदी। वो 3 चीजें बताने के लिए फिर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, शैम्पू, साबुन और गुलाब जल, पूर्ण विराम। तो 3 चीजों को जब हमने बताया तो हमने एक निर्देश दिया, तब हमने आगे चीजों का वर्णन किया। इसे हम कहते हैं वस्तुओं या कार्यों का विवरण देने के लिए। अब 7वें नंबर पर आता है हमारा विवरण चिन्ह। क्या आता है? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में देखें, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या विवरण आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम सूचना दे रहे होते हैं या किसी की जानकारी दें तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए देखें, जैसे उदाहरण है, खरीफ की फसलें
आगे बताने के लिए हमने विवरण दे रहे हैं कि इसके बाद नीचे जो लिखा है वो खरीफ की फसलें हैं नीचे लिखने के लिए। फिर हम यहाँ पर ये 2 डॉट डालकर और निर्देशक चिन्ह के रूप में देते तो उसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह। गुलाब की प्रमुख किस्में हैं, फिर हमने विवरण चिन्ह दिया। किसका जो विवरण है वो नीचे है, यहाँ भी हमने विवरण चिन्ह लगाया इस प्रकार से। अब 8वें नंबर पर आता है लाघव चिन्ह। आइए लाघव चिन्ह के बारे में जाने। किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में, कोई बड़ा शब्द है उसको संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर उसके आगे 0 लगा देते हैं। यह 0 ही क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। देखिए उदाहरण के तौर पर पंडित शब्द लिखा, हम उसको पंडित पूरा ना लिखकर और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? 0 का चिन्ह लगाते हैं तो वो लाघव मीन्स छोटा। लाघव का अर्थ होता है छोटा लिखना, तो हमने वो लिख दिया। इसी प्रकार डॉक्टर, डो लिखते ही हमने यहाँ पर 0 का प्रयोग किया और ये क्या आ गया? डो। ये भी लाघव चिन्ह का रूप है। तो हमने जाना कि लाघव चिन्ह किस प्रकार हुआ कि हम किसी बड़े शब्द को छोटा लिखते हैं तो वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं 9वां चिन्ह त्रुटिपूर्वक चिन्ह। देखें, लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम लिखते समय कोई शब्द भूल जाते हैं तब हम त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हंस पद भी कहते हैं। उल्टा वी का निशान मैंने आपको चिन्ह के प्रकार में दिखाया था। तो देखिए, आइए देखिए वाक्य से त्रुटिपूर्वक चिन्ह के बारे में। मैं कविता पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। हमसे कविता शब्द छूट गया कि क्या पढ़ूंगा, कविता शब्द हमसे छूट गया। हमने यहाँ पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया और ऊपर लिखा कविता। फिर है दूसरा उदाहरण देखिए, भारत में चुनाव है। अब चुनाव है तो और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, यहाँ इसका मतलब हमसे कुछ छूट गया है तो हम यहाँ भी त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करके लगाएंगे कि हमें पता लगा कि हमसे यहाँ कब छूट गया। तो हम इस वाक्य में भारत में चुनाव है तो हमें एकदम से बोध हुआ कि हमसे कब छूट गया, तो हमने यहाँ त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग लगाया और लिखा कब। तो देखा कि किस प्रकार त्रुटि हो जाती है तो हम उसको चिन्ह का प्रयोग कर ऊपर लिख देते हैं। आइए अब 10वां प्रकार देखें, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में हमने बताया था आपको डबल कोमा से नीचे की साइड और फिर बंद करते हैं तो ऊपर की साइड रहेगा। देखिएगा, किसी की कही गई बात, ये भी मैंने उस समय आपको बताई थी कि किसी की कही गई बात को जो का त्यों प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं, पिताजी बोले तुम ही जाओ। पिताजी बोले क्योंकि कही गई बात है तो यहाँ पर हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। तुम ही जाओ के बाद हमने उसे उद्धरण चिन्ह से बंद कर दिया। दूसरा उदाहरण देखें, दादी जी बोली, हमने अल्पविराम का बोध किया, अल्पविराम चिन्ह लगाया, फिर हमने उद्धरण चिन्ह लगाया क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है, ठीक है। फिर हमने अल्पविराम चिन्ह लगाया, मैं वहां जाऊंगी, पूर्णविराम लगाकर हमने उद्धरण चिन्ह को, अवतरण चिन्ह को हमने बंद कर दिया। तो इस प्रकार हमने अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। अब इसके बाद आता है 11वें नंबर पर कोष्ठक चिन्ह। आइए कोष्ठक चिन्ह में किस प्रकार हम इंग्लिश में ब्रैकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। देखें, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक, ब्रैकेट या ऐसे वाली ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह से
सामान्य मुद्रा या शारीरिक स्थिति भी स्पष्ट की जाती है। जैसे आइए उदाहरण देखें, उदाहरण से जाने, दादाजी हंसते हुए तुम भी आ जाओ। अब शारीरिक स्थिति प्रकट हो रही है कि वो किस मुद्रा में, हंसने की मुद्रा में है। दादाजी हंसते हुए को हमने किस में ले लिया, कोष्ठक में ले लिया। तुम भी आ जाओ पूर्ण विराम, इस पे वाक्य पूरा किया। अब दूसरा उदाहरण देखें, यहाँ सत्यवादी का अर्थ बताया है। कौन है सत्यवादी? जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र। यहाँ सत्यवादी की बात हो रही है। कौन सत्यवादी है हमें वैसे नहीं पता था, फिर हमने उसको कोष्ठक में लिखा कि राजा हरिश्चंद्र। तो हम जो अर्थ बताना चाहते हैं उसे कोष्ठक में, या शारीरिक मुद्रा के बारे में जब हम वर्णन करते हैं तब हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अब 12वें नंबर पर अंतिम हमारा विराम चिन्ह का प्रकार है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह में देखिए, वाक्य में हर्ष, पीड़ा, विस्मय, घृणा, भय आदि का बोध कराने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, उफ, आह, शाबाश, हाय, छी, ओह आदि। तो आइए उदाहरण देखें। तो उदाहरण में उफ, पाँव में मोच आ गई। यहाँ उफ के बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। फिर आगे लिखा पाँव में मोच आ गई, क्योंकि वहां पर दर्द, दुख का बोध हो रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखें, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश, उसको शाबाश देते हुए शाबाश हम रुके, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पूर्ण विराम कर हमने उस वाक्य को पूरा किया। यहाँ पर खुशी का बोध हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस प्रकार हमने इन 12 विराम चिन्हों के 12 प्रकार को जाना। प्यारे बच्चों, मैंने अच्छे प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है कि विराम चिन्हों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। आप इस विषय को ध्यानपूर्वक पुनः पढ़ें और इसका अभ्यास भी कर देखें। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, समय समय पर अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद।